Jai Hind friends, very welcome to all of you to today's editorial discussion and analysis। तो दोस्तों आज है 14 जुलाई और आज के डिस्कशन में हम 3 रेलेवेंट एडिटोरियल्स को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज 2 आर्टिकल्स रहेंगे आईआर से ओरिएंटेड। एक आर्टिकल जो हिंदू में आया है, इंडिया और साउथ कोरिया के रिलेशंस की यहाँ पे बात करी जा रही है। क्या पोटेंशियल है इंडिया और साउथ कोरिया के रिलेशंस को कितना और स्ट्रेंथन करा जा सकता है आने वाले टाइम में। एंड एज यू नो देयर हैज बीन अ चेंज इन लीडरशिप इन साउथ कोरिया। अभी मई 2022 में एक नए प्रेसिडेंट वहां पे इलेक्ट हुए थे। तो क्या सिनर्जी देखने को मिल सकती है बिटवीन इंडिया एंड साउथ कोरिया। देन उसके बाद दोस्तों एक आर्टिकल फाइनेंशियल एक्सप्रेस में आज आया है, हर्ष पंत ने लिखा है, जहां पे इंडिया और यूरोपियन यूनियन के फ्री ट्रेड टॉक्स के बारे में बात करी गई है, जो कि अब फिर से रिज्यूम करी गई है आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ 8 ईयर्स। तो 2013-14 के बाद फ्री ट्रेड अग्रीमेंट टॉक्स जो थी इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में नहीं हुई थी ना। और दोस्तों लास्ट आर्टिकल पीडीटी आचार्य जी ने लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं लोकसभा के, बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन थोड़ा सा इस आर्टिकल में थोड़ा क्रिटिसाइज करते हैं। यहां पे बात करते हैं प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेयर रबर स्टैम्प। तो यहां पे हम प्रेसिडेंट की बातें करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं प्रेसिडेंट को लेके, क्योंकि आपको जैसे पता है अभी हाल ही में अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट इलेक्शंस भी होने वाले हैं बिटवीन द्रौपदी मुर्मू एंड यशवंत सिन्हा जी। तब उसको लेके यहाँ पे बातें प्रकट करी है कि क्या इंडिया को अच्छे स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट्स की जरूरत है या सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफिस होल्डर्स की जरूरत है। तो ये बातें हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन ऑफ द डे आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो देखने को मिल जाएगा। दोस्तों हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, यदि आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है एडिटोरियल्स विद मेंस आंसर राइटिंग। तो यदि दोस्तों आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, बिकॉज जो क्वेश्चन मैं डालता हूं एंड ऑफ द वीडियो में, तो वो क्वेश्चन का आंसर आपने इस ग्रुप में पोस्ट करना है। Now to get access to this group, what you have to do is please click the description box। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये लिंक दिखेगा, इसको क्लिक करेंगे तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का एक्सेस मिल जाएगा। यदि टेलीग्राम चैनल का एक्सेस नहीं मिलता तो 6280133177 इस नंबर पे आप अपनी टेलीग्राम की ऐप से मैसेज छोड़िए, हम आपको अपनी तरफ से ऐड करेंगे। चलिए दोस्तों, बाकी बेस्ट आंसर जो कल क्वेश्चन पूछा था, सो वंस अगेन शशांक शेखर, वेरी वेल डन। तो शशांक हैं, आकाश हैं, कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बेस्ट आंसर्स में उनके आंसर्स आ रहे हैं। मनमीत मैम आपके आंसर्स रिव्यू करते रहते हैं ना, बहुत अच्छा लिखते हैं। देखिए सबसे अच्छी बात जो मेरे को पर्सनली शशांक के आंसर्स में लगी है, जो मैं फ्रॉम द लास्ट 1.5 मंथ जो शशांक के आंसर्स हम रिव्यू भी कर रहे हैं, वो ये है कि वो हैंड राइटिंग उनकी बहुत अच्छी है। शशांक आप अपना कितने टाइम में आपने आंसर ये अटेम्प्ट करा है वो भी जरूर लिखना। और अगर शशांक ऐसी हैंड राइटिंग, मैं बल्कि ये मैसेज हर एक बच्चे को देना चाहता हूं कि अगर आप इस तरह की हैंड राइटिंग अगर मेंटेन कर सकते हैं, अगर आप ये स्ट्रैटेजी को सस्टेन कर सकते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, राइट। अब देखिए बहुत सारे बच्चे हैं जो हो सकता है इस बार उनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, लेकिन मेंस तो लिखना ही है कभी ना कभी। प्रीलिम्स में तो 150 नंबर लेके भी हमारा आईएएस का एग्जाम नहीं क्लियर होने वाला, मेंस तो लिखना ही है। तो यदि आप इस हैंड राइटिंग के साथ, अच्छी हैंड राइटिंग के साथ जो रीडेबल है, एक अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ 6 से 7 मिनट में अपना आंसर लिख पा रहे हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो दोस्तों बहुत अच्छी बात है। बिकॉज हमने यूपीएससी में लंबी रेस देखनी है, हमने ना सस्टेनेबल स्ट्रैटेजी देखनी है, बिकॉज ये प्रोसेस काफी लंबा चौड़ा है, राइट। ये 2 दिन का एग्जाम नहीं है, इसमें पूरा 1 साल का प्रोसेस है। तो उस करके हमको कंसिस्टेंसी दिखानी है, हमको ये भी देखना है कि हम कंसिस्टेंसी जो दिखा रहे हैं क्या हमारी स्ट्रैटेजी में सस्टेनेबिलिटी है। तो बहुत अच्छी बात मेरे को लगती है इनके आंसर में कि ये अपने आंसर को बहुत अच्छा प्रेजेंट करते हैं, राइट। कंटेंट तो अच्छा होता ही होता है, लेकिन जो तरीका होता है लिखने का वो बहुत अच्छा होता है। जैसे यहाँ शुरुआत में उन्होंने एक साइक्लिकल चार्ट यहाँ पे बनाया है, फ्लो चार्ट्स बनाते हैं, बॉक्सेस बनाते हैं। तो अब ये चीज़ें थोड़ा हमारा आंसर डिफरेंट रिफ्लेक्ट करती हैं, बिकॉज एवरेज स्टूडेंट्स तो 4 बातें हर कोई लिख के आएगा, लेकिन हमने अपने आंसर में क्वालिटी डालना है और हमने अपने आंसर को थोड़ा प्रेजेंटेबल बनाना है ताकि हमको ज़्यादा मार्क्स मिले जब हम मेंस लिखने जाएंगे। सो वेरी वेल डन शशांक। आप शशांक के आंसर को टेलीग्राम के ग्रुप में पढ़ भी सकते हैं, इसको पिन कर दिया जाएगा। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं, स्केलिंग अप इंडिया साउथ कोरिया बायलैटरल पार्टनरशिप। नाउ देखिए दोस्तों, इंडो पैसिफिक में बहुत हलचल है पिछले 3 सालों से। अगर हम देखें खास करके जब से जो बाइडेन प्रेसिडेंट बने हैं, तो इंडो पैसिफिक के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस अमेरिका का भी रहा है। बहुत सारी जो कंट्रीज हैं इंडो पैसिफिक में, दे आर वेरी अपसेट, दे आर वेरी एंग्री, दे आर इरिटेटेड बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग अग्रेशन ऑफ चाइना, द मस्कुलर पॉलिसीज ऑफ चाइना। नीड ऑफ द आवर इज इंडो पैसिफिक रीजन में रूल्स बेस्ड ऑर्डर को अपहोल्ड करना, राइट, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को अपहोल्ड करना। और ऐसा लगता है चाइना के अग्रेशन को बढ़ता देख के जो ऑप्शंस हैं डिफरेंट कंट्रीज के पास, वो थोड़ी लिमिटेड हैं, चाहे वो इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात करें, सिक्योरिटी पॉलिसीज की बात करें। अब साउथ कोरिया की बात करें तो क्वाइट इंटरेस्टिंगली साउथ कोरिया in the past was seen to be more close towards China,
एंड इनफैक्ट साउथ कोरिया डिड नॉट शो एनी एक्साइटमेंट और डिड नॉट शो एनी इंथुजियाज्म फॉर ऑल दीज इनिशिएटिव्स, जो मिनीलेटरल इनिशिएटिव जो यूएस लेड है. फॉर एग्जांपल अगर हम क्वाड की बात करें तो साउथ कोरिया ने इतना इंथुजियाज्म नहीं शो किया कि इस इनिशिएटिव का क्वाड का या क्वाड प्लस अरेंजमेंट का पार्ट बनना है. नाउ इंटरेस्टिंगली अभी जो नए इलेक्टेड कोरियन प्रेसिडेंट है यून सुक यूल, नाउ ही हैज ब्रॉट अबाउट अ डायनामिक शिफ्ट इन द साउथ कोरियन फॉरेन पॉलिसी एज वेल एज द सिक्योरिटी पॉलिसी. नाउ अभी आपको याद होगा मई में टोक्यो में क्वाड का समिट हुआ था, थर्ड समिट था क्वाड लीडर्स का. ये फिजिकल मीटिंग हुआ था. अब यहाँ पे जो बाइडेन टोक्यो जाने से पहले साउथ कोरिया में जाते हैं, साउथ कोरिया की सैमसंग फैसिलिटी में जाते हैं. बिकॉज साउथ कोरिया में देखिए, अगर हम इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की बात करें, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, चिप मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस तरह की सप्लाई चेन फैसिलिटीज़ हैं. और बहुत ज़्यादा फोकस अभी जो रिसेंटली जो क्वाड समिट हुआ भी था जापान में, बहुत ज़्यादा फोकस रहा था कि कैसे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को, कैसे हम ये जो टेक्नोलॉजिकल नो हाउ है इसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं. तो डेफिनेटली साउथ कोरिया आज के टाइम पे तो बहुत क्रिटिकल एक रोल प्ले करेगा, जहां तक हम अगर क्वाड की बात करें या जहां तक हम इंडो पैसिफिक की बात करें. ऑफ कोर्स साउथ कोरिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्वाड, राइट, बट नेवरदलेस अब जैसे अमेरिका ने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम का इनिशिएटिव अभी रिसेंटली क्वाड समिट में इंट्रोड्यूस किया था, तो डेफिनेटली साउथ कोरिया इज मोर देन विलिंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्लॉक IPEF. So having said that, South Korea in the times to come will play a very, very important role as far as the orientation towards Indo-Pacific is concerned. Now, but how does that impact India? We have to understand that. अब अगर हम पिछले 5 सालों की बात करें तो हमारे इंडिया और साउथ कोरिया के रिश्तों में, मतलब हमारे कोई रिश्ते खराब नहीं है साउथ कोरिया के साथ, लेकिन हमारे अगर नेशनल ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, प्रायोरिटीज की बात करें, तो उसमें कन्वर्जेंस कम देखने को मिला था. अब नाउ एक नए इलेक्टेड प्रेसिडेंट है साउथ कोरिया में. अब उनका सपना है कि साउथ कोरिया को एक ग्लोबल पिवोटल स्टेट सेट करना है, ठीक है, कि कैसे साउथ कोरिया लीड कर सकता है एक लिबरल वैल्यूज के साथ, डेमोक्रेटिक वैल्यूज के साथ. ये एक बहुत अच्छी बात इंडिया के लिए है. इंडिया का जो स्टेचर है इस रीजन में, इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो इस रीजन में और बढ़ जाएगा अगर इंडिया और साउथ कोरिया की जो सिनर्जी है, जो पार्टनरशिप है, अगर वो और ज्यादा स्ट्रेंथन होती है. तो अब ये एक नई जो एक पैराडाइम शिफ्ट साउथ कोरिया की फॉरेन पॉलिसी में देखने को मिलेगा. नाउ दिस विल क्रिएट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर मल्टी डायमेंशनल इंडिया एंड कोरिया पार्टनरशिप. अब कुछ जो ऑब्स्टिकल्स की बात करें, कुछ रुकावटों की बात करें इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में, तो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ज़्यादा देखने को नहीं मिला था, ठीक है. अनफॉर्चुनेटली अभी भी हमारी कोशिश थी कि साउथ कोरिया के साथ हम कैसे जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप है थोड़ा अपग्रेड कर सकते हैं, सेपा अग्रीमेंट साइन कर सकते हैं, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट. जी हाँ, सेपा अग्रीमेंट, जो कि अभी हमने फरवरी 2022 में UAE के साथ भी साइन किया था. लेकिन बहरहाल ये अग्रीमेंट हम साइन नहीं कर पाए, राइट. लेकिन अगेन जो ट्रेड है दोनों देशों के बीच में बहुत कम है, पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा इसमें देखने को नहीं मिला इंटीग्रेशन ट्रेड के मामले में. नाउ अब क्योंकि साउथ कोरिया की जो पॉलिसी है, अब जैसे आपको मैंने बताया कि साउथ कोरिया की पॉलिसी पहले ऐसी थी कि वो थोड़ा नरम था टुवर्ड्स चाइना. नाउ साउथ कोरिया अब थोड़ा ज्यादा अब ड्रिफ्ट अवे कर रहा है फ्रॉम चाइना अंडर द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट. नाउ ऑब्वियसली दिस विल क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटीज between India and South Korea, especially the economic opportunities. तो जो टारगेट है $50 बिलियन इन ट्रेड का बाय 2030, जो कि किसी टाइम पे लगता था कि अचीवेबल नहीं हो सकता, नाउ दिस सीम्स टू बी वेरी मच अचीवेबल, राइट. और उसके अलावा अगर हम ट्रेड की बात करें तो जैसे पब्लिक हेल्थ है, ग्रीन ग्रोथ है, वैक्सीन डिप्लोमेसी है, डिजिटल कनेक्टिविटी की बात करें तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज, 5G, 6G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब चीज़ें भी साउथ कोरिया के पास अबंडेंस में है. तो साउथ कोरिया के पास बहुत एक्सपर्टीज है इन डिफरेंट सेक्टर्स में, तो यहां पे भी इंडिया के साथ बहुत ज्यादा कन्वर्जेंस देखने को मिल सकता है. डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें, बिकॉज इन द वेक ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर वी आर डेफिनेटली लुकिंग फॉर मोर पार्टनर्स कि जिनके साथ हम ट्रेड कर सकते हैं डिफेंस का, और जिनके साथ हम जो टेक्नोलॉजिकल नो हाउ है वो एक्सचेंज करके अपने यहाँ पे डिफेंस मॉडर्नाइजेशन को बढ़ावा दे सकें. इनफैक्ट 2020 में इंडिया और साउथ कोरिया ने साइन किया था एक रोड मैप फॉर डिफेंस इंडस्ट्रीज कोऑपरेशन, लेकिन अगेन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट ज़्यादा इस पर बातचीत नहीं हो पाई. नाउ वी आर सीइंग अगेन अंडर द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट दैट देयर इज अ डायनेमिक शिफ्ट इन साउथ कोरियाज डिफेंस ओरिएंटेशन, राइट. तो अब आने वाले समय में जो एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजीज हैं, जो मॉडर्न कॉम्बैट सिस्टम्स हैं, ये नए डोमेन्स होंगे, खास करके जहां पे इंडिया और साउथ कोरिया एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन दिखा सकते हैं. अब इंडो पैसिफिक आउटलुक की बात करें तो साउथ कोरिया का अब एंथुजियाज्म टू पार्टिसिपेट, जैसे हम एनुअल मालाबार एक्सरसाइज की बात करें, नेवल एक्सरसाइज की बात करें, तो अगर साउथ कोरिया इन एक्सरसाइजेज में पार्टिसिपेट करेगा तो डेफिनेटली इंडिया का जो नेवल फुटप्रिंट है,
देखिए अमेरिका इंडिया को क्या देखता है, अमेरिका इंडिया को एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन दी इंडो पैसिफिक रीजन देखना चाहते हैं, और काफी टाइम से अमेरिका का ये कहना भी है दैट इंडिया इज आवर पिवट टुवर्ड्स दी इंडो पैसिफिक रीजन। तो अब डेफिनेटली अगर ज्यादा कोऑपरेशन वियतनाम के साथ, ताइवान के साथ, जापान के साथ, साउथ कोरिया के साथ इंडिया की होगी तो इंडिया का जो नेवल फुटप्रिंट है वो डेफिनेटली बढ़ेगा। और अगर हम बात करें जो पुराने जो प्रेसिडेंट थे साउथ कोरिया के, मून जाए इन प्रेसिडेंसी के चलते, तो जापान साउथ कोरिया के जो रिश्ते थे ज्यादा अच्छे नहीं थे। इनफैक्ट बहुत कम स्कोप था कि जापान साउथ कोरिया और इंडिया के बीच में ट्राइलेटरल जो एक सिक्योरिटी अरेंजमेंट है वो और बढ़ सके। लेकिन अब पॉसिबिलिटी है कि इंडिया, साउथ कोरिया और जापान के बीच में भी डिफेंस पॉलिसी कोऑर्डिनेशन को बढ़ाया जा सकता है। नाउ अगेन इंडो पैसिफिक आउटलुक को कंटिन्यू करें तो हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं वियतनाम के साथ, जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, लेकिन साउथ कोरिया के साथ जैसे अभी हमने शुरू में भी डिस्कस किया था कि पिछले 5 सालों से ज्यादा हम अपने रिश्ते अच्छे नहीं कर पाए हैं। दुश्मनी नहीं है लेकिन ज्यादा रिश्ते बढ़ नहीं पाए बिकॉज साउथ कोरिया वाज सीन टू बी मोर टिल्टेड टुवर्ड्स चाइना। But now with this change happening, South Korea can very well become the 4th pillar in India's Indo-Pacific strategy, along with obviously Japan, Australia and Vietnam. ठीक है, तो यहाँ पे क्वाड प्लस की भी बात आ जाती है। तो क्वाड प्लस में जैसे कि फॉर एग्जांपल इजराइल है, ब्राजील है, जिनका दूर दूर से कोई लेना देना नहीं है पैसिफिक के साथ, लेकिन फिर भी वो क्वाड प्लस मीटिंग्स में आते हैं। ठीक है, इंडोनेशिया है, साउथ कोरिया है, फिलीपींस है, कैसे इनकी भी पार्टिसिपेशन हम इंकरेज कर सकते हैं, राइट? बिकॉज ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑब्वियसली चाइना को कंटेन करने का है, लेकिन डेफिनेटली फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात करें, रूल्स बेस्ड ऑर्डर को अपहोल्ड करने की बात करें, तो ये सब बातें क्वाड के ब्लॉक में काफी होती हैं। और साउथ कोरिया एक वर्ल्ड लीडर माना जाता है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया चिप मैन्युफैक्चरिंग में 5 चिप शॉर्टेजेस कितनी चल रही हैं, तो साउथ कोरिया है, राइट, वियतनाम है, ताइवान है। तो हम अगर सेमीकंडक्टर डिप्लोमेसी की बात करें, पीछे काफ़ी आर्टिकल्स ऐसे आए भी थे जहां पे इंडिया और ईस्ट एशिया के बीच में सेमीकंडक्टर डिप्लोमेसी बढ़ाने की बात करी गई थी। तो ये टेक्नोलॉजीज में काफ़ी योगदान इंडिया को भी मिल सकता है। ठीक है, अब अमेरिका फैक्टर की बात करें, देखिए अभी हाल ही में क्या है, अभी जो बाइडेन जब से प्रेसिडेंट बने हैं तो काफ़ी ऐसी बातें हुई हैं जिसके करके जो अमेरिकन पब्लिक है वो जो बाइडेन के इतने फेवर में नहीं है। हालांकि जो बाइडेन ने चलो इलेक्शन जीता, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सेंटिमेंट थोड़ा अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप था उस टाइम पे जब इलेक्शन हो रहे थे, लेकिन जिस तरह से अमेरिका ने प्रीमेच्योरली विड्रॉल किया है अफगानिस्तान से, और जिस तरह से रशिया यूक्रेन का भी जो क्राइसिस जो बाइडेन हैंडल कर रहे हैं, तो जो बाइडेन की जो पॉपुलैरिटी है सर्टनली दैट हैज टेकन अ हिट। नाउ व्हाट इफ, आर्टिकल में ये बात लिखी गई है कि अब डोनाल्ड ट्रंप की तो अभी भी ख्वाहिश है प्रेसिडेंट बनने की, कल को मान लीजिए 2024 में इलेक्शंस होते हैं, कल को मान लीजिए फिर से डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट बन जाते हैं, ठीक है, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप ज्यादा कन्विंस्ड नहीं थे अमेरिका और साउथ कोरिया की पार्टनरशिप को लेके। बल्कि हमने ये भी देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप तो काफी हंसी मजाक करते थे, मिसाइल मैन कहते थे नॉर्थ कोरिया के लीडर को। ठीक है, नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के बीच में भी रिलेशन थोड़े से अच्छे होने को देखने को मिले थे, लेकिन ज्यादा कन्विंस नहीं थे डोनाल्ड ट्रंप कि साउथ कोरिया के साथ अपने रिश्तों को हम बढ़ाएं कि ना बढ़ाएं। अगर ऐसा कुछ होता है, बिकॉज आज के टाइम पे अभी साउथ कोरिया को, जापान को, ताइवान को थोड़ा डर भी है चाइना से, बिकॉज सीइंग द रशिया यूक्रेन वॉर हैपनिंग, सीइंग द रशियन इन्वेजन इन यूक्रेन, नाउ दीज कंट्रीज दे आर वरीड एंड दैट इज व्हाई दीज कंट्रीज दे वांट सिक्योरिटी एश्योरेंसेस एंड दे वांट टू बी पार्ट ऑफ सिक्योरिटी अलायंसेस व्हिच आर अमेरिकन लेड। नाउ दिस ऑब्वियसली कैन बी अ लिटिल बिट डिस्टर्बिंग कि अगर ऐसे कोई पॉसिबिलिटी होती है कि डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और साउथ कोरिया के साथ रिश्ते फिर से ड्रिफ्ट अपार्ट कर जाते हैं, और जो साउथ कोरिया का जो पीस प्रोसेस है विद नॉर्थ कोरिया दैट हैज आल्सो कंप्लीटली कोलैप्स्ड। नाउ वी वुडंट वांट कि कोरियन पेनिनसुला में किसी किस्म का कोई रीजनल टेंशन देखने को मिले। ठीक है, इन द कमिंग डेज अगर नॉर्थ कोरिया मिसाइल टेस्ट कंडक्ट करते हैं तो हम नहीं चाहेंगे कि अभी जहां पे हम कोशिश करें कि इंडो पैसिफिक में कैसे हम कोहेरेंस बढ़ा सकते हैं, ठीक है, कैसे हम सारे देश सिनर्जी और बढ़ा सकते हैं, तो वी वुडंट वांट कि कोरियन पेनिनसुला में फिर से कोई रीजनल टेंशन देखने को मिले between amidst the clashes between North Korea और South Korea, if at all that possibility happens. Now conclusion, तो किसी भी किस्म की hostilities अगर कोरियन पेनिनसुला में होगी that can derail South Korea's Indo-Pacific project. Also, India can also help South Korea to withstand the Chinese pressure, but only real challenge, हम तो चलो हेल्प करने को तैयार हैं, ठीक है, चलो यहाँ पे कन्वर्जेंस देखने को तैयार हैं हम, लेकिन ओनली रियल चैलेंज साउथ कोरिया के लिए क्या लाई करता है कि क्या साउथ कोरिया ने जो अभी डायनेमिक एक शिफ्ट दिखाया अपनी फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी पॉलिसी में, जो एक टिल्ट जो कि पहले चाइना के टुवर्ड ज्यादा था, जो अब जो ड्रिफ्ट हो रहा है चाइना से, क्या साउथ कोरिया इस बात पे खड़ा उतर सकता है, और कैन साउथ कोरिया विथस्टैंड द इनएविटेबल चाइनीज प्रेशर एंड स्टिक टू इट्स न्यू अलाइनमेंट। तो ये बात देखने वाली होगी। और बहुत जरूरी दोस्तों कि जो हमारे टाइज हैं साउथ कोरिया के साथ वो शॉर्ट लिव्ड ना हो। ठीक है, डेमोक्रेसीज हैं, लिबरल वैल्यूज हैं, चलो हम सेपा अग्रीमेंट भी साइन कर लेंगे, लेकिन हमारी जो
स्ट्रैटेजी है, हमारी जो एंगेजमेंट है साउथ कोरिया के साथ, दैट शुड बी मल्टी डायमेंशनल, विच ऑब्वियसली इंक्लूड्स ट्रेड, पीपल टू पीपल रिलेशन, कल्चरल रिलेशंस, क्लाइमेट चेंज, पब्लिक हेल्थ, वैक्सीन्स, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एटसेट्रा एटसेट्रा। अगला आर्टिकल दोस्तों हर्ष पंत ने लिखा है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस में आया है, नीड अ फुल फ्लेजेड एफटीए नॉट अर्ली हार्वेस्ट। तो दोस्तों किस कंटेक्स्ट में यहाँ पे बात हो रही है? देखिए, इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने फिर से, इंडिया और ईयू ने फिर से एक सफर शुरू करा है, एम्बिशियस जर्नी शुरू करा है, जहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की बातचीत शुरू करी गई है। देखिए, मई में मोदी जी गए थे यूरोपियन यूनियन के दौरे पे, तो वहाँ पे वो बहुत सारे लीडर्स को मिले, जर्मनी के लीडर को मिले, फ्रांस के लीडर को मिले, नॉर्डिक देशों के लीडर्स को मिले, और कहीं ना कहीं बहुत लंबे अरसे से जो ख्वाहिश थी इंडिया की यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को रिवाइव करने की, वो अब बातचीत अब जून में फिर से रिवाइव हुई है। तो 2013 के बाद देख लीजिए, जब 8-9 साल का समय निकल चुका है बीच में, तो 8-9 साल के समय में कोई भी बात इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के मुद्दे में नहीं हुई थी। अब देखिए, पॉलिटिकल विल तो है, लेकिन कई बार बीच में क्या होता है ना कि ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स आ जाती हैं। देखिए, अब बहुत अच्छा मोमेंट है कि कैसे इस अपॉर्चुनिटी को हम सीज कर सकते हैं अगर हम ट्रेड एंगेजमेंट को बढ़ाना चाहते हैं। तो आपको ये बात पता होगी कि अगर हम इंडिया यूरोपियन यूनियन ट्रेड टाइज की बात करते हैं, तो यूरोपियन यूनियन हमारे लिए 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग मार्केट है। ठीक है, बहुत सारे हमारा जो एक्सपोर्ट है यूरोपियन यूनियन को जाता है, और यूरोपियन यूनियन के लिए इंडिया 11th लार्जेस्ट ट्रेडिंग मार्केट है। तो डेफिनेटली देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल व्हेन इट कम्स टू इंक्रीजिंग, और व्हेन इट कम्स टू सीइंग एफटीए बीइंग फुलफिल्ड, सीइंग द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बीइंग फुलफिल्ड। तो बैकग्राउंड की बात करें तो हमारी जो बातचीत है एफटीए को लेकर 2007 से चलते आ रही थी, लेकिन कुछ मुद्दे थे, कुछ इश्यूज थे, कुछ ऑब्स्टिकल्स थे, जिसके करके जो टॉक्स हैं वो ज़्यादा आगे फॉरवर्ड नहीं मूव कर पाई। फॉर एग्जाम्पल, अगर कस्टम ड्यूटीज़ की बात करें ऑन ऑटोमोबाइल्स, ठीक है, या अगर हम मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स की बात करें। लेकिन अभी 2022 में दुनिया बदल गई है। तो 2022 में दुनिया वैसी नहीं है जैसी 2007 में थी या जैसी 2013 में थी। ठीक है, आज के टाइम पे ये एज है डी ग्लोबलाइजेशन का और इकोनॉमिक डीकपलिंग का, है ना। नाउ ट्रेड इज बीइंग लुक्ड थ्रू अ स्ट्रेटेजिक लेंस रादर देन प्राइमरली थ्रू एन इकोनॉमिक वन। ठीक है, तो अभी देखिए, अब यूरोप में तो वैसे भी बहुत अभी हालात अच्छे नहीं हैं अमित से रशिया यूक्रेन वॉर, और पैंडेमिक के चलते बहुत सारे देश हैं जिन्होंने ये बात को रियलाइज़ किया कि सारी की सारी जो सप्लाई चेन फैसिलिटीज़ हैं वो तो चाइना में सिचुएटेड हैं, और कितने सारे सप्लाई चैलेंजेस भी आए थे, सप्लाई साइड चैलेंजेस भी आए थे पैंडेमिक के चलते। तो जो सप्लाई चेन फैसिलिटीज़ हैं, अब बहुत सारे देश बात कर रहे थे कि चाइना की जगह कहीं और देशों में शिफ्ट करते हैं, डेवलपिंग देशों में शिफ्ट करते हैं। इंडिया के पास ये मौका है। तो डेफिनेटली अभी देखिए, अभी लोग इंडिया को भी ये कहना लग गए थे कि भाई मेक इन इंडिया के करते और आत्मनिर्भर भारत के चलते हम प्रोटेक्शनिस्ट हो रहे हैं, है ना। तो लेकिन हमने ये बात भी बहुत स्पष्ट करी कि हम प्रोटेक्शनिस्ट नहीं हो रहे हैं, हम तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स चाहते हैं साइन करना। हम इजराइल के साथ एक एफटीए साइन करने की बात कर रहे हैं, हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक अर्ली हार्वेस्ट डील साइन करी है, यूएई के साथ हमने एक सेपा एग्रीमेंट साइन करा है फरवरी 2022 में, और उसके बाद हो सकता है कि दिवाली के आसपास हम यूके के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कंक्लूड करें, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हमने करा है। तो अब हम बढ़ रहे हैं उस दिशा में, हम चाहते हैं कि हम बायलेटरली एंगेज करें इन नेशंस के साथ और ट्रेड को बढ़ावा दें। ठीक है, हमारा इकोनॉमिक क्लाउड तभी बढ़ेगा ना अगर हमारे ट्रेड इंटीग्रेशन इन डेवलप्ड देशों के साथ और अच्छे होंगे। ठीक है, अमेरिका के साथ भी हम एफटीए चाहते थे, लेकिन अभी वो नहीं हो पाया साइन। ठीक है, नाउ इंडिया के लिए ये टाइम है कि वो क्रेडेंशियल्स एस्टैब्लिश कर सके अपने आप के एज अ रिलायबल ट्रेडिंग पार्टनर। और ये जो परसेप्शन है कि इंडिया के साथ बिजनेस करना बहुत मुश्किल है, अब देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में तो हमारी रैंकिंग भी काफ़ी इंप्रूव हुई थी, लेकिन चलो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में फिर एक घोटाला हुआ वर्ल्ड बैंक के चलते। वो जो इंडेक्स था वो भी अब वो जो इंडेक्स था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का, उसको भी अभी बंद कर दिया गया कि चलो उसमें काफ़ी मैनिपुलेशन हो रही थी। बट बहरहाल जो इकोसिस्टम है, अगर इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने की बात करें, भारत में पिछले 6-7 सालों में काफ़ी बेहतर हो गया है। लेकिन जब तक हम बाकी मेजर इकोनॉमिक प्लेयर्स को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, तो तभी हम इस दिशा में जाना चाहते हैं ना, इजराइल के साथ, यूके के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूएई के साथ हम जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने की बात कर रहे हैं। तो तब तक हम अपने आप का जो हमारा जो क्लाउड है ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर में, उसको नहीं बढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, दे सीम टू बी रेक्टिफाइंग एज द अल्योर ऑफ चाइना डिम्स फॉर वेस्टर्न नेशन। नाउ देखिए, अब चलो पैंडेमिक से भी पहले यूरोपियन यूनियन का, चलो रशिया यूक्रेन की तो अभी लड़ाई हुई है, पर चलो पैंडेमिक भी 2020 में आया, लेकिन यूरोपियन यूनियन they said that look we have nothing to do with geopolitics, we are not in the business of geopolitics। ठीक है, अभी आपको याद होगा पीछे एस जयशंकर ने ये भी कहा था कि भाई यूरोप को ऐसा क्यों लगता है कि भाई उसकी प्रॉब्लम दुनिया भर की प्रॉब्लम होनी चाहिए, और जब दुनिया को प्रॉब्लम होती है तो यूरोप कहता है कि वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, दैट आई एम नॉट इन द बिजनेस ऑफ जियोपॉलिटिक्स। लेकिन अभी यूरोप के सिर पे खुद पड़ी है रशिया यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही है। लेकिन बहुत लंबे अरसे से यूरोप की ख्वाहिश थी कि भाई चलो अमेरिका चाइना के बीच में कोल्ड वॉर हो, इंडिया चाइना के बीच में जो मर्जी वॉर हो, मुझे क्या लेना देना, मैं जियोपॉलिटिक्स के बिजनेस में नहीं हूँ, मेरे को तो कॉमर्स को और ट्रेड को और प्रमोट करना है। तो बहुत लंबे अरसे से यूरोप जो था चाइना के साथ बहुत ज़्यादा ट्रेड इंटीग्रेशन दिखा रहा था। लेकिन अभी
हम ये देख रहे हैं कि अभी वो जो ट्रेड इंटीग्रेशन चाइना के साथ यूरोप का है वो भी अब थोड़ा कम हो रहा है, बल्कि यूरोपियन यूनियन भी अपनी इंडिपेंडेंट इंडो पैसिफिक पॉलिसी को ओरिएंट कर रहा है। अब रीसेंट आउटरीच टू यूरोपियन यूनियन की बात करें तो जैसे आपको याद होगा भी हाल ही में अप्रैल 2022 की बात है, रायसीना डायलॉग भी हुआ था अप्रैल 2022 में। तो यूरोपियन यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं, यूरोपियन कमीशन के जो प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डर लायन, ये इंडिया आए थे, ठीक है, और यहाँ पे सेट करा गया था EU इंडिया ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। अब दोस्तों जो ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल है सिर्फ एक यूरोपियन यूनियन का इंडिया के अलावा और किसके साथ है, सिर्फ अमेरिका के साथ है, ठीक है। सो दैट इज अ वेरी बिग थिंग फॉर इंडिया। अब ये जो ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल साइन किया गया था, अब इसके जो सेट करा गया था इसमें जो चैलेंजेस हैं, चाहे वो ट्रेड रिलेटेड हो, टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो, सिक्योरिटी रिलेटेड हो, उसको एड्रेस किया जाएगा। और साथ के साथ यूरोपियन यूनियन इज ऑल्सो लुकिंग एट द इंडो पैसिफिक इंडिपेंडेंटली, खुद की एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी है। अब यहाँ पे हर्षपंत कहते हैं कि जो इंडिया है दैट इज एट द हार्ट ऑफ द रीअलाइनमेंट ऑफ यूरोपियन यूनियंस इंडो पैसिफिक पॉलिसी। बट बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स पहले भी आ चुके हैं जो कि ये बताते हैं कि इंडिया नहीं है यूरोपियन यूनियन का फोकस। अगर इंडो पैसिफिक की बात करें, यूरोपियन यूनियन के लिए जो फोकस है या जो सेंट्रलिटी है इंडो पैसिफिक रीजन में, तो वो एशियन रीजन है। बट नेवरदलेस वी नीड मोर पार्टनर्स, वी नीड मोर लाइक माइंडेड पार्टनर्स इन द इंडो पैसिफिक रीजन सो दैट वी कैन कंटेन द इन्फ्लुएंस, द प्रेशर ऑफ चाइना, ठीक है ना। ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल के बारे में थोड़ी सी यहाँ पे बात करें तो फोकस रहेगा ऑन एरियाज लाइक 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिक्योरिटी इश्यूज, ठीक है। ट्रेड और सिक्योरिटी में कैसे कोऑपरेशन को डीपन किया जा सकता है। और द ओनली अदर कंट्री यूरोपियन यूनियन का जिसके साथ ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन मैकेनिज्म है वो अमेरिका है। चलिए, तो इंडिया एम्ब्रेसिंग FTAs, तो जैसे आपको मैंने अभी बताया था कि हमने हिस्टोरिक सेपा अग्रीमेंट साइन करा है UAE के साथ फरवरी 2022 में। देन अर्ली हार्वेस्ट ट्रेड पैक्ट, हमने जो प्रीकर्सर होता है टू FTA, एक्टा जिसको हम कहते हैं, एक्टा एग्रीमेंट ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन किया था अप्रैल 2022 में। और likely it's very much likely that we will end up having a full free trade agreement with Australia by the end of 2022। और दिवाली के आसपास खुशखबरी सुनने को मिल सकती है इंडिया और यूके के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की। तो इस करके हम कोई ऐसी हेसिटेशन अब नहीं दिखाना चाहते हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोपियन यूनियन के साथ भी साइन करें। इनफैक्ट जब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में ये जब एक्टा डील साइन करी गई थी ना, तो ये बात सामने आई थी कि पॉलिटिकल विल तो बहुत लंबे अरसे से थी। तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात ऑस्ट्रेलिया के साथ भी 2009-2010 से चलते आ रही थी, लेकिन ब्यूरोक्रेटिक पैरालिसिस की बात करें, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स की बात करें, उसके चलते ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हो पाया था। तो अब हम नहीं चाहेंगे कि यूरोपियन यूनियन के साथ 2007 से हम बात कर रहे हैं, तो आज 15 साल हो गए, तो वी वुडंट वांट के 10 और साल लगे कि इससे पहले FTA साइन हो। नाउ अपिंग द इकोनॉमिक गेम, तो इंडिया के जो दोस्त हैं, जो पार्टनर्स हैं, दे हैव बीन आस्किंग इंडिया कि भाई आप अपनी जो इकोनॉमिक गेम है इंडो पैसिफिक से बियॉन्ड भी उसको आप थोड़ा अप करिए, ठीक है। अब देखिए जो पैंडेमिक के चलते जो शॉक लगा पूरी दुनिया को, नाउ दैट अलर्टेड इंडिया एंड आल्सो द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कि कैसे जो डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर वो कम करी जा सकती है, बिकॉज जो सप्लाई चेन्स थी, जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स थी, दैट गॉट डिस्टर्प्टेड टू एन अनप्रेसिडेंटेड डिग्री। तो इसके चलते अब देखिए सप्लाई चेन रेजिलियंस की बातें तो क्वाड में भी करी गई हैं, G7 में भी करी गई हैं, रिसेंटली जो मीटिंग हुई थी। और एक सप्लाई चेन रेजिलियंस एक फ्रेमवर्क जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में भी साइन किया गया था अप्रैल 2021 में। तो अब ट्रेंड क्या है? ट्रेंड है कि जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं वो इस तरह के मुद्दों पे कन्वर्जेंस दिखाएं, ठीक है। नाउ द ट्रेड पैक्ट्स अमंग द लाइक माइंडेड कंट्रीज इज अ रियलिटी दैट इज शेपिंग ग्लोबल पॉलिटिक्स टुडे। और ये जो इनिशिएटिव्स हैं डेफिनेटली ये मेक इन इंडिया पॉलिसी को, आत्मनिर्भर भारत को भी बहुत बड़ा बूस्ट देगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर हम इतना कुछ प्रोड्यूस करते हैं, अगर यहाँ पे इंडिजिनस प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, तो डेफिनेटली वी नीड मार्केट्स जहाँ पे प्रोडक्ट्स को एक्सेसिबिलिटी मिल सके। तो डेफिनेटली यूरोपियन यूनियन इज अ वेरी बिग मार्केट फॉर अस, ऑलरेडी थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर यूरोपियन यूनियन इंडिया के लिए है। सो दैट वुड बी अ वेरी गुड थिंग अगर FTA साइन होता है। तो डेफिनेटली जो FTA होगा दिस विल बी अ गेम चेंजर फॉर बोथ इंडिया एंड फॉर यूरोपियन यूनियन, right? And India will have to go much beyond than like what it has done as far as अगर हम UAE ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो हमको सिर्फ अर्ली हार्वेस्ट डील पे फोकस नहीं करना, हमको एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे फोकस करना है, ठीक है। यूरोपियन यूनियन इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी है, इन्वेस्टर भी है और प्राइमरी सोर्स है कटिंग एज टेक्नोलॉजी का। तो अगेन यहाँ पे अंत में हर्ष पंत कह रहे हैं कि जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं वो बीच में ना आए, बिकॉज अगर वो आएंगे तो फिर ये जो अग्रीमेंट है वो डिले होता रहेगा। देन दोस्तों आखिरी आर्टिकल आज का रहेगा द प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेयर रबर स्टैम्प। तो देखिए बहुत अच्छा लिखते हैं PTT आचार्य, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं लोकसभा के। थोड़ा सा टुवर्ड्स दी एंड ऑफ द आर्टिकल वो थोड़ा क्रिटिसाइज करते हैं यहाँ पे, तो आइए देखते हैं वो क्या लिखते हैं। देखिए कॉन्टेक्स्ट की बात करें
तो भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन जुलाई 18 को है, ठीक है। इंडिया इज गोइंग टू इलेक्ट इट्स न्यू प्रेसिडेंट। द फाइट इज बिटवीन, जो हम अगर बात करें एनडीए के कैंडिडेट की, द्रौपदी मुर्मू जो कि फॉर्मर गवर्नर थे झारखंड के, और जो ऑपोजिशन के कैंडिडेट हैं वो यशवंत सिन्हा जी हैं, जो कि पहले बीजेपी के ही मेंबर थे, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, अब तृणमूल कांग्रेस में वो मेंबर हैं। अब जो नए प्रेसिडेंट हैं वो जुलाई 25 को स्वॉन इन करे जाएंगे। डेफिनेटली देखिए जो कन्वेंशन रहा है, जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी है उन्हीं का जो कैंडिडेट होता है वही प्रेसिडेंट होता है, ही और शी व्हाटएवर द पर्सन इज। और दोस्तों अब यहाँ पे देखिए चूजिंग द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट इज ऑब्वियसली अ वेरी पॉलिटिकल एक्सरसाइज, ठीक है। इट्स अ वेरी पॉलिटिकल गैम्बिट एंड डीप पॉलिटिकल कैलकुलेशंस गो इनटू इट। लेकिन यहाँ पे एक बात वो कहते हैं कि एक बार जब प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाता है तो ये जो एक्साइटमेंट है उस इलेक्शन को जो लेके चलती रहती है वो एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है और उसके बाद ज़्यादा अटेंशन नहीं दिया जाता राष्ट्रपति भवन को। तो अगेन वही बात आती है कि प्रेसिडेंशियल जो पोजीशन है, अब देखिए हम एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, हम एक प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी नहीं है। वी हैव अ कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वी नॉट अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो डेफिनेटली जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनल हेड है, नॉमिनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव है। रियल एग्जीक्यूटिव तो प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं ना, रियल जो पावर्स है वो तो प्राइम मिनिस्टर के पास है। तो यहाँ पे सवाल उठाते हैं पीडीटी आचार्य जी कि व्हाट काइंड ऑफ अ प्रेसिडेंट इंडिया नीड्स। देखिए इट इज ट्रू कि जो नॉमिनी है रूलिंग अलायंस का वही प्रेसिडेंट बनता है, लेकिन स्टिल जो स्टेचर है, जो मॉरल स्टैंडिंग है, जो लेवल ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी है प्रेसिडेंट की, वो बहुत मैटर करती है। देखिए हमारे यहाँ पे बहुत शानदार प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ठीक है, चाहे वो प्रणब मुखर्जी की बात करें, चाहे वो हम एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें, राइट, चाहे हम राजेंद्र प्रसाद जी की बात करें, ज्ञानी जैल सिंह की बात करें। तो जितने भी प्रेसिडेंट हैं उनके देखिए बहुत टॉल फिगर्स हैं, ठीक है, उनकी बहुत पॉपुलैरिटी थी, पब्लिक पॉपुलैरिटी थी, वाइड लेवल ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी थी। लेकिन अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिबेट्स की, तब ये सवाल उठाया गया था, खड़ा करा गया था कि वेदर इंडिया शुड हैव अ डायरेक्टली इलेक्टेड प्रेसिडेंट और इनडायरेक्टली इलेक्टेड वन। तो डेफिनेटली अगर डायरेक्टली इलेक्टेड प्रेसिडेंट होगा तो हम डायरेक्टली देखिए प्रधानमंत्री भी आता है ना, अगर डायरेक्टली इलेक्टेड प्रेसिडेंट भी होगा तो डुअल सिस्टम ऑफ पावर हो जाएगा, तो फिर डेफिनेटली कन्फ्लिक्ट होगा। तो कुछ सदस्य थे, जैसे हम केटी शाह की बात करें, उन्होंने स्ट्रांगली आर्ग्यू किया था फॉर अ डायरेक्टली इलेक्टेड प्रेसिडेंट। बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा था कि जो हमारा प्रेसिडेंट है वो एक नॉमिनल फिगर हेड है, उनका कोई डिस्क्रिशन नहीं है, उनके पास कोई पावर्स नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन की, वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड है। रियल जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो तो प्राइम मिनिस्टर के पास ही है। तो इस प्रेसिडेंट अ फिगर हेड, देखिए आर्टिकल 53, अब थोड़ा यहाँ पे पॉलिटी की बात आ जाती है, लक्ष्मीकांत अगर आपने पढ़ी है, आर्टिकल 53 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन का वो प्रेसिडेंट के अंदर वेस्टेड रहता है। और लेकिन वो एक्सरसाइज खुद अपनी डिस्क्रिप्शन पे नहीं करते हैं, वो एक्सरसाइज करते हैं ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बट इट कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय द प्रेसिडेंट ईदर डायरेक्टली थ्रू हिम और हर और थ्रू द ऑफिसर्स जो कि वो सबऑर्डिनेट, जो कि वो अपॉइंट करते हैं। देन व्हाई शुड वी हैव अ प्रेसिडेंट हु साइंस ऑन द डॉटेड लाइन, कि भाई अगर वो अपनी डिस्क्रिप्शन पे काम ही नहीं कर सकता या कर सकती, तो वो अगर सिर्फ एड और एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे ही काम कर सकते हैं, व्हाई वी शुड हैव सच अ प्रेसिडेंट। ये सवाल यहाँ पे कॉलमनिस्ट खड़ा कर रहे हैं। अब लोगों के रोल की बात करें, देखिए आर्टिकल 54, प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होते हैं? ओनली द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा, और दूसरा इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, और वो यूनियन टेरिटरीज जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती है ना। अब वोट ऑफ एमएलए की बात करें, देखिए अब इसमें हम मैथमेटिक्स में नहीं जाने वाले, थोड़ी सी यहाँ पे थ्योरेटिकल बात समझने वाली है। जो वोट है एक एमएलए की वो कैलकुलेट की जाती है बाय डिवाइडिंग जो टोटल पॉपुलेशन है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है उत्तर प्रदेश का, ठीक है, तो जो टोटल आबादी है किसी भी स्टेट की, तो यहाँ पे जो आबादी काउंट करी जाती है वो 1971 के सेंसस के बेसिस पे काउंट करी जाती है, और फिर उसको डिवाइड किया जाता है बाय द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली, यानी कि जितने विधायक हैं, एंड देन जो बचता है, जो क्वोशंट बचता है, दैट इज डिवाइडेड बाय 1000। तो इस तरीके से जो वोट वैल्यू एक एमएलए की है यूपी में वो 208 है। तो अगेन यहाँ पे बात समझने को ये है कि चलो बेशक अब लोग डायरेक्टली इलेक्ट नहीं कर रहे हैं प्रेसिडेंट को, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, लेकिन उसके बावजूद भी वाइल वी आर कंप्यूटिंग द वैल्यू ऑफ द एमएलए, तो पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट तो आ ही जाता है, यानी कि लोगों का योगदान कहीं ना कहीं तो आ जाता है, लोगों का जो प्रेजेंस है इन द प्रेजेंस ऑफ वोटिंग, चाहे डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली तो आ ही जाता है, बिकॉज जो एमएलए जो इलेक्ट करे गए हैं या जो एमपीज इलेक्ट करे गए हैं वो तो लोगों ने ही इलेक्ट करे हैं, ठीक है। तो दिस ऑल्सो गिव्स प्रेसिडेंट अ ग्रेटर मॉरल अथॉरिटी, ठीक है। तो इंडियन प्रेसिडेंट जो है इट इज नॉट एंड शुड नॉट बी अ रबर स्टैम्प। तो ये लॉजिक के हिसाब से वो डिड्यूस कर रही हैं कि भाई कहीं ना कहीं तो लोगों का भी योगदान रहा है। एमएलए इलेक्ट करें आपको या एमपी इलेक्ट करें, तो एमएलए या एमपी किसने बनाया है? लोगों ने ही बनाया है। तो इस करके यहाँ पे वो बात कह रहे हैं पीडी आचार्य जी की, प्रेसिडेंट की जो अकाउंटेबिलिटी है कहीं ना कहीं लोगों के टुवर्ड्स भी आती है। वो डायरेक्टली एक्सरसाइज नहीं करते हैं एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द यूनियन, बट वो डिसएग्री तो कर सकते हैं ना विद द डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स,
है ना। अगर कोई बिल है जो प्रेसिडेंट के पास, चलो प्रेसिडेंट को जो बिल भेजा गया है तो प्रेसिडेंट के पास वो तो पावर है कि प्रेसिडेंट अगर वो अग्री नहीं करते हैं उस प्रोविजन के साथ, वो वापस रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अगर फिर से वापस बिल भेजते हैं प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट को फिर अप्रूवल देना पड़ता है, असेंट देना पड़ता है, फिर तो प्रेसिडेंट के पास ऑप्शन नहीं होता है। अब कैबिनेट सिस्टम की बात करें, द प्रेसिडेंट कैन आस्क द कैबिनेट टू रिकंसिडर इट्स डिसीजंस। वो एक और बात है कि कैबिनेट रिकंसिडरेशन के बाद कैबिनेट बोलता है कि देखिए आपने जो प्रपोजल्स जो हमको बताए थे, हमको वो प्रपोजल नहीं ठीक लगे, तो हम आपके प्रपोजल्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे आपको ओरिजिनल फॉर्म में जो बिल भेजा गया था उसी फॉर्म में आपको भेज रहे हैं। तो प्रेसिडेंट को फिर साइन करना पड़ेगा। बिकॉज क्यों? बिकॉज वाई? देखिए ये बातें हमको थोड़ा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू भी पढ़नी है, बिकॉज पॉलिटी में ना जो आजकल क्वेश्चंस आते हैं, खास करके 2017 के बाद अगर हम देखें तो थोड़े अप्लाइड क्वेश्चंस बहुत होते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ें। बिकॉज अंडर द कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, कैबिनेट है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सरकार के डिसीजंस को लेके, प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। प्रेसिडेंट इज इन नो वे पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज डिसीजंस व्हिच द प्रेसिडेंट इज अप्रूविंग और नॉट अप्रूविंग। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आती है कैबिनेट सिस्टम में? कैबिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। नाउ व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन एनवाइसेजेस फॉर द प्रेसिडेंट? देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो कहता है, संविधान इंडिया भारत का कहता है कि भाई जो प्रेसिडेंट है वो थोड़े सुचेत रहें, थोड़े सतर्क रहें, विजिलेंट रहें और रिस्पॉन्सिव रहें। यानी कि प्रेसिडेंट के पास फ्रीडम है, ठीक है, कि वो ब्रॉडर व्यू ऑफ चीज़ों को सोच सकते हैं, ले सकते हैं, चाहे एग्जीक्यूटिव का व्यू पॉइंट कुछ भी हो, ठीक है, उनका जो व्यू पॉइंट है वो अपना व्यू पॉइंट एग्जीक्यूटिव के सामने रख सकते हैं, चाहे वो सेम पॉलिटिकल पार्टी की ही क्यों ना हो। अब जब प्रेसिडेंट शपथ लेते हैं तो दो प्रोमिसेस की यहां पे शपथ ली जाती है जो प्रेसिडेंशियल ओथ में आती है। पहला कि प्रेसिडेंट शैल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, और दूसरा प्रेसिडेंट शैल डिवोट हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू द सर्विस एंड द वेलबींग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये दो बातों की शपथ ली जाती है, ठीक है ना। अब अगर हम पर्सपेक्टिव की बात करें, लेकिन अब आमतौर पे अब यहां पे पीडीटी आचार्य जी कहते हैं कि देखिए अभी पीछे बुलडोजर पॉलिटिक्स की बात आती है, कम्युनल क्लैशेस हो रहे थे, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें। अब देखिए अब ये बात वो अपना आर्टिकल में कोट करें, हर किसी के अपने व्यूज हैं, तो वो कह रहे हैं कि जैसे लोगों के घर बुलडोज किए जा रहे थे, ठीक है, बिना लोगों को नोटिस दिए लोगों के घर बुलडोज किए जा रहे थे। अब ये हमने देखा था हनुमान जयंती की अगर हम बात करें, है ना, कितने लोगों के घर बुलडोज किए गए थे, कम्युनल राइट्स हमने देखे थे। तो अब उसके चलते अब यहां पे पीडीटी आचार्य कह रहे हैं कि क्या लोग इस बात का ग्रीवेंस लेके प्रेसिडेंट के पास जा सकते हैं, क्या प्रेसिडेंट की अकाउंटेबिलिटी बनती है? तो यहां पे ये बात समझने को है, प्रेसिडेंट्स आर नॉट नॉर्मली फाउंड इंटरसीडिंग ऑन बिहाफ ऑफ द एग्रीड सिटीजंस। तो इस बात पे वो सवाल उठा रहे हैं कि जब एमएलए की वोट में, एमपी के वोट में कहीं ना कहीं तो लोगों का योगदान है कि एमएलए और एमपी बना है, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली चलो अगर प्रेसिडेंट इलेक्टेड है, लेकिन लोगों का कुछ ना कुछ तो वहां पे योगदान आता ही है ना प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो इस करके वो सवाल उठा रहे हैं कि जब वायलेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ होता है, ये जब सिटीजन्स की जो लिबर्टी है वो कर्ब करी जाती है, तो उस वक्त प्रेसिडेंट क्यों नहीं कुछ बोलते हैं? तो अगर हम पास्ट की बात करें, प्रेसिडेंट जैसे अगर हम बात करें राजेंद्र प्रसाद की या सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, उनके अपने मतभेद थे, उनके अपने डिफरेंसेस थे विद द रूलिंग पार्टी एट दैट टाइम, ठीक है, नेहरू जी के साथ उनके अपने डिफरेंसेस थे तो वो प्रकट करे थे। तो इस करके वो ये कह रहे हैं पीडीटी आचार्य जी कि आज के टाइम पे भी अगर पास्ट में अगर राजेंद्र प्रसाद जी या सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने अपने डिफरेंसेस सामने रखे थे नेहरू जी के साथ, तो आज के टाइम पे भी क्या पॉसिबल नहीं है कि प्रेसिडेंट डिसअग्री कर सके विद द रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ द सिटीजंस अगेंस्ट द टायरनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव? तो थोड़ा सा जैसे आपको मैंने बताया था कि यहां पे थोड़ा कठोर शब्द वो यूज करते हैं इस आर्टिकल में। अब उनके अपने व्यूज हैं, तो चलो हम उनके व्यूज हम पढ़ रहे हैं। वैसे आमतौर पे उनके जो आर्टिकल्स होते हैं काफी अच्छे भी होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, बहुत अच्छी बातें कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर करते हैं, लेकिन यहां पे थोड़ा सा क्रिटिसिज्म वो एग्जीक्यूटिव को कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, जो क्वेश्चन ऑफ द डे आज का रहेगा थोड़ा ओपिनियनेटेड है। अब आपके ओपिनियन में इन इंडिया इज देयर अ नीड फॉर प्रेसिडेंशियल एक्टिविज्म टू कीप द एग्जीक्यूटिव अंडर चेक, ब्रैकेट में नॉट कंट्रोल बट अंडर चेक? इसको आप 150 शब्दों में आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ये थोड़ा ओपिनियनेटेड क्वेश्चन है, आपके अपने ओपिनियंस कुछ भी हो सकते हैं, तो आप अपने ओपिनियंस जरूर लिखिए इसमें जो भी आपको सही लगता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की चर्चा में इतना ही रहेगा। बाकी दोस्तों जाने से पहले जैसे कि आपको पता है कुछ इन्फॉर्मेशन हम देते हैं एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो दोस्तों यदि आप हमारे करंट अफेयर कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं फॉर यूपीएससी 2023, जहां पे आपको डेली वीडियो लेक्चर्स 6 डेज अ वीक प्रोवाइडेड रहेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स और मेंस ओरिएंटेड आपको एनालिसिस यहाँ पे देखने को मिलेगा, और जो भी टॉपिक्स करंट अफेयर्स के आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे उसका रेलेवेंट पीवाईक्यू डिस्कशन प्री ओरिएंटेड और मेंस ओरिएंटेड दोनों आपके साथ करा जाएगा। और दोस्तों यदि आप इस साल मेंस लिख रहे हैं, तो अगर आप दोस्तों इस ग्रुप का, स्पेशल प्रायोरिटी ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे आपको स्पेशल फीचर क्या मिलेगा कि आपको मेंटरशिप प्रोवाइडेड रहेगी बाय द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स।
यानी कि जो ऑलरेडी सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स हैं अभी। तो बाकी इसमें जो बाकी टेस्ट सीरीज हैं, जो क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, फीडबैक आपको मिलेगा, मॉडल आंसर्स प्रोवाइडेड किए जाएंगे, वो सब फीचर्स तो हैं ही हैं, लेकिन स्पेशल इसमें जो यूएसपी है इस कोर्स का वो क्या है, मेंटरशिप बाय सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। सो दोस्तों ये कुछ कोर्सेज हैं, इसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करके और असिस्टेंस ले सकते हैं और उस पर एनरोल कर सकते हैं। सो ठीक है दोस्तों, आज की चर्चा में इतना ही रहेगा, मिलेंगे कल और एनालिसिस के साथ। तो आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।